अब देखिए, आज का पहला टॉपिक आपका आईआर से ही संबंधित है। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित जो आपका पहला टॉपिक है वो आईआर से ही संबंधित है। चीन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, शांति, शासन और विकास सम्मेलन। ठीक है, तो ये आईआर से संबंधित है, ये पीएसआई से संबंधित है, ये करंट से संबंधित है। कुल मिलाकर ये यूपीएससी से संबंधित है, जो आपको मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जो है ये यूपीएससी से संबंधित है, जो आपको नंबर दिलाते हैं। और समझने का तरीका, जैसा कि मैंने अक्सर करके आपको बताया है कि जब भी इस तरह की चीज़ें हो तो एक पिक्टोरियल अगर आपके पास में इसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, अर्थात आपको एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए जो पिक्टोरियल है, पिक्चर में है, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो उसी तरह से हम आगे देखते हैं। चीन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, जरा ये पता लग जाएगा तो आपको ये आइडिया बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा कि चीन का इंटरेस्ट उसमें क्यों है। अब ये देखो, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या हुआ? अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर, अफ्रीकन महाद्वीप के अंदर आपको ये जो ब्लू का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंट्रीज जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका मंगा, ये प्रायद्वीप है कि नहीं पूरा? क्या होता है प्रायद्वीप? तीन तरफ जल से घिराओ, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो जरा इसको देखिए आप, कौन कौन से देश इसके अंदर आ रहे हैं? इरिट्रिया, जिबूती, इसके नाम पे मत जाना, डी जिबूती नहीं है, इसको बोलते हैं जिबूती। इथोपिया, सोमालिया। कितने देश है? 4। लोकेशन कहाँ है? हिंद महासागर। लोकेशन कहाँ है? हिंद महासागर। और ये स्वेज नहर, मलक्का जल संधि, अभी पढ़ा ना, स्वेज नहर, मलक्का जल संधि, कितनी आपस में घुसी घुसी भी बातें। ठीक है, इस पर चाइना, चीन, इन 4 देशों यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ में क्या करना चाह रहा है? संबंधों को सुधारना चाह रहा है। सुधारना ही नहीं, बल्कि यहां पर अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाह रहा है। तो जो चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन, नाम क्या दिया है? शांति के लिए, शासन के लिए और विकास का सम्मेलन। कुल मिलाकर चीन इन 4 देशों में या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर इस लोकेशन के कारण, फिर वही भौगोलिक कारण, अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो ये बहुत ऐसे देश है जहां पर अगर आपका लोकेशन है, जहां अगर आपके अड्डे है, सैनिक अड्डे नहीं, जहां अगर आपकी कंपनियों की उपस्थिति है, तो आप पूरे अफ्रीकन महाद्वीप को कवर कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आसान है, ट्रांसपोर्टेशन रूट भी आपने कब्जा कर रखा है। तो ट्रांसपोर्टेशन रूट को कब्जा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए, बंदरगाहों को विकसित करने के लिए इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ चीन अपने संबंधों को सुधारना ही नहीं बल्कि इनका विकास भी करना चाह रहा है। अब जरा मुझे ये बताए हजरत अली, आप बताना, ये चारों देश क्या विकसित महाशक्तियां हैं? कौन है ये? ये वो देश है जो कि गृह युद्ध से पीड़ित है ना, यहां पर सिविल वॉर हो रहे हैं, यहां पर अशांति है, यहां पर गरीबी है, भूख है, यहां पर यही समस्या है। तो गरीबी, भूख से पीड़ित देश जो है, इन पीड़ित देशों को चीन अगर मदद कर रहा है विकास के लिए, तो इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। इनको चाइना की उपस्थिति से कोई संकट होगा क्या? इनको चीन की उपस्थिति से कोई दिक्कत होनी है क्या? नहीं। इसी बात को हॉर्न ऑफ अफ्रीका और चाइना के बीच के जो रिलेशंस हैं वो बढ़ रहे, इसी बात को लेकर दे आर विलिंग, वो चाहते हैं कि चीन यहाँ पर जो है अपना अपना कह सकते हैं निवेश करे। जितना चीन यहाँ निवेश करेगा उतना ही इनका विकास होगा। और अगर चीन निवेश करके इनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मोड़ भी ले तो भी इन्हें टेंशन नहीं है, तो भी उन्हें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। तो ये तो इसका, जिसको कह सकते हैं कि एक आधारभूत बात है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है क्या, इसको हमने देख लिया। अब हम वापस देखते हैं कि आखिरकार करंट में क्या हुआ है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है क्या, आखिरकार करंट में क्या हुआ है चीन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में। ठीक है, चीन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन आयोजित हुआ है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, चीन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, शांति, शासन और विकास सम्मेलन। और चीन ने यह माना है पहली बार
सुरक्षा के क्षेत्र में चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाह रहा है। चीन क्या चाह रहा है कि सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए। बातें बड़ी चिकनी चिपड़ी होती है, ठीक है। चीन जो है वो सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाह रहा है, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मतलब इन क्षेत्रों में अपनी आर्थिक और सामरिक, सामरिक का मतलब होता है सैनिक से संबंधित, अपनी आर्थिक, इकोनॉमिक और सामरिक उपस्थिति को दर्ज कराना चाह रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, ये पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है। लोकेशन देखी थी ना, पूर्वोत्तर, जो अभी लोकेशन बताई थी मैंने आपको, पूर्वोत्तर थी कि नहीं थी, ठीक है। इसके, ये अफ्रीका की मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। महत्व है कि नहीं है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या है, प्रायद्वीप है। लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ है, रेड सी की दक्षिणी सीमा के साथ में है, और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक। भारत की विदेश नीति में हिंद महासागर का महत्व, और उस हिंद महासागर के अंदर एक जो प्रायद्वीप है विश्व का चौथा सबसे बड़ा, वो चीन के साथ सुर से सुर मिलाए, चीन के साथ संबंध बनाए। भारतीयों को कैसा लग रहा होगा, भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों को लग रहा होगा ना कि ये एक सुरक्षा खतरा हो सकता है, ये चीन की प्रभाव। देखिए, सुरक्षा खतरा का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप पर हमला करेंगे। सुरक्षा खतरा का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर चीन की प्रभावी उपस्थिति भारत के प्रभाव को कम करेगी कि नहीं करेगी। इस क्षेत्र में चीन की प्रभावी उपस्थिति भारत के प्रभाव को कम करेगी। ये देश जो कि निवेश के लिए रास्ते खोल रहे हैं, तो क्यों ना इस देश के, इन देशों के अंदर निवेश कौन करे, भारतीय। लेकिन भारतीय नहीं करके अगर चीन को ये अवसर मिल रहा है, अर्थात चीन की कंपनियां यहां पहुंचने में ज्यादा समर्थ और सक्षम हो रही इस पूरे की पूरी डील के कारण, तो डेफिनेटली इंडियन हितों की अगर बात करें तो उनके लिए चिंता की बात होगी कि नहीं होगी, वही हम आगे देखेंगे। इस हॉर्न में इथोपियाई पठार आता है, ओगेडन रेगिस्तान आता है, इरिट्रिया आता है, सोमालिया के तटों के ऊंचे इलाकों में विविधता भी शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसके अंदर कितने देश आते हैं, 4। कौन कौन से देश थे, ठीक है। इस क्षेत्र ने क्या अनुभव किया है, साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, जातीय संघर्ष, अंतर अफ्रीकी संघर्ष, और इससे गरीबी, बीमारी, अकाल और बहुत कुछ अन्य समस्याएं। मतलब साम्राज्यवाद ये समस्या लाता है, उपनिवेशवाद ये समस्या लाता है ना। ये अफ्रीकी क्षेत्र उपनिवेशवादी थे, उपनिवेश में वादी नहीं, उपनिवेश थे, अभी बताया था आपको, है ना। इनको तो 1 महीने से ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, शीत युद्ध। क्यों हर क्लास के डिस्कशन में मैं शीत युद्ध की बात करता हूं, उसके बगैर आप पूरी हिस्ट्री नहीं समझ सकते, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आप समझ ही नहीं सकते अगर उसका ब्रीफ आपको पता नहीं है तो शीत युद्ध को इन्होंने अनुभव किया। कैसे अनुभव किया, क्या ये पार्टी थे क्या, कृष्णन, क्या ये पार्टी थे शीत युद्ध में, नहीं थे ना। इनको क्या करना पड़ा, या तो अमेरिका का साथ या सोवियत संघ का साथ। और इसीलिए जब नेहरू ने कहा गुट निरपेक्ष बनोगे, हम बिल्कुल बनेंगे सर। समझे कि नहीं समझे, क्यों, क्योंकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को झेलने के बाद अगर आपको अपने देश की स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का ना मिले तो क्या आप विकास कर पाओगे, क्या, नहीं ना। लेकिन ये फंस गए, कहीं ना कहीं गुटों में भी शामिल हुए, सैनिक गुटों में नहीं हुए लेकिन शामिल हुए, और इन सब के कारण क्या है, गरीबी, बीमारी, अकाल। अब जो आता है नव उपनिवेशवाद, एक टर्म आई है यहां, इन चीजों को समझना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिवेश कैसे होता था, अंग्रेज भारत में आए, व्यापार करने की परमिशन मांगी, है ना। जहांगीर से जाकर मिले थे अजमेर में, टॉमस रो, जहांगीर को दर्पण भेंट किया था। जहांगीर ने पहली बार अपनी शक्ल देखी, है ना, डर लगा उसको, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, अपनी शक्ल जब जहांगीर ने देखी, जहांगीर ने कहा बोल क्या मांगता है, इतनी शानदार चीज दी है। मुगल बादशाह इन चीजों पर देते थे कि चलो व्यापार करने की इजाजत है कि नहीं। मैं एक बार इंटरव्यू बोर्ड में बैठा था, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि हिस्ट्री का कोई इवेंट आप बदलना चाहोगे तो आप कौन सा बदलना चाहोगे, तो उसने कहा कि सर वो टॉमस रो आया था और जहांगीर ने परमिशन दे दी थी, मैं इस इवेंट को बदलना चाहूंगा। बिल्कुल क्लिक कर गया उसके दिमाग में, पूरा इंडियन हिस्ट्री पीड़ित हो गई उससे। और उसके बाद अंग्रेज भारत पर क्या करने लग गए, शासन।
प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, शासन उनका आ गया, कलेक्टर अंग्रेज, एसपी अंग्रेज। आज ऐसा उपनिवेशवाद नहीं है। आज कौन सा उपनिवेशवाद है? नव उपनिवेशवाद। कैसे? संसाधनों पर कंट्रोल करते हैं। कैसे? जो मिनरल्स मिल रहे हैं ना, उस पर कंट्रोल करते हैं। उसको एक समझौता कर लेंगे आपसे, बाकायदा समझौता करेंगे। आपके देश में जो खनिज हो रहे हैं, इन खनिजों को हम अपने देश में ले जाएंगे, यू विल एक्सपोर्ट। आप निर्यात करोगे खनिजों का, बदले में इतना पैसा मिलेगा। भाई अगर आपको उस देश का विकास करना है तो निर्यात क्यों करवा रहे हो? वहीं बना लो कंपनी, वहीं खड़ी करो ना इमारत, फैक्ट्री वहां लगाओ ना। अंग्रेज भी तो क्या कर रहे थे? भारत से कच्चा माल ले जा रहे थे ना, वो तो खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहे थे। ये नव उपनिवेशवाद है। आर्थिक सिस्टम को कंट्रोल करना और उस आर्थिक सिस्टम के अकॉर्डिंग नीतियां बनाना, ऐसा पपेट शासक अपना वहां बनवाना जो आपकी बात माने। अगर इन देशों में कोई ऐसा आदमी चुनाव में खड़ा हो जो कहे कि हम चीन के चक्कर में नहीं आएंगे, तो चीन की सरकार पूरा प्रयास करेगी कि वो चुनाव हारे, विपक्ष को फंड करेगी कि आप चुनाव हरवाओ, क्योंकि पैसों से चुनाव लड़े जाते हैं। यह है नव उपनिवेशवाद। लक्षण समझ में आया ना आपको नव उपनिवेश के? ये इससे पीड़ित है। चीन कह रहा है कि आओ हम तुमको सभ्य बनाते हैं। अब तो समझ में आ गया ना, सभ्य बनाने के चक्कर में क्या करते हैं? व्हाइट मैन्स बर्डन। ठीक है, ये अमेरिकी कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश कर रहे थे, और अब कौन कर रहे हैं? अब चीन के क्या हित है? इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन का पहला हित क्या है? यहां आधारभूत संरचना। चीन का पहला हित आपको क्या देखने को मिलता है? आधारभूत संरचना। एक जगह अदीस अबाबा, क्या है ये? हाँ? अदीस अबाबा क्या है? अरे कितने वर्षों से तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे? हाँ? अदीस अबाबा क्या है? नहीं जानते? इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा क्या है? इथोपिया की राजधानी। आप कुछ दूसरा सोच रहे थे क्या? हैं? हाँ, तो ये क्या है? इथोपिया की राजधानी। ऑनलाइन वाले ऐसे जवाब जल्दी देते हैं क्योंकि वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बात क्या है? अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। वहां 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर को चीन वित्त पोषित कर रहा है, मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है। ठीक है, चीन ने केनिया जो है उसमें भी मोम्बासा नैरोबी रेलवे लिंक में निवेश किया। केनिया के अंदर रेलवे लिंक बना रहा है। दो जगह, मोम्बासो और एक नैरोबी जो है वो उसकी राजधानी है। सूडान में रेलवे परियोजना पर काम कर चुका है। इन देशों को चक्कर में ले रहा है ना वो, ये समझना। इन देशों को एक तरफा रियायतें देकर वो क्या कर रहा है? चक्कर में ले रहा है। आपको किसी को चक्कर में लेना होता है तो गिफ्ट देते हो ना, ठीक है ना? उसी तरह से आप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए। इथोपिया में इसका एक सैन्य हार्डवेयर बाजार है। सैन्य हार्डवेयर बाजार। सैन्य हार्डवेयर बाजार का मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर का मतलब उपकरण, और कौन से उपकरण? सैनिक उपकरण। इसने सोमालिया में अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों और स्टेडियमों में 80 से ज्यादा ढांचागत परियोजनाओं में निवेश किया है। कितना अच्छा देश है। समझ में आ रहा ना? ये नव उपनिवेशवाद के लक्षण है। आगे देखिए, जिबूती, वो डी जिबूती जो लिखा हुआ था, एक लड़का बोल रहा था सर वो तो डी जिबूती। मेरे कहा डी जिबूती नहीं है वो, है कि नहीं? जैसे मैकडोनल्ड को एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, सर मैं एमसी डोनाल्ड के बाहर खड़ा हूं। भाई एमसी डोनाल्ड नहीं है यार, वो मैकडोनल्ड है। 14 बुनियादी परियोजनाओं को चीन वित्त पोषित कर रहा है। दैट मीन्स फंडिंग कर रहा है। फंडिंग, वित्त पोषण महाशक्तियों का एक तरीका है राष्ट्रों को नव उपनिवेशवाद के चक्कर में लाने का। इस बात को समझे। एक ही देश है जो फंडिंग करने का अच्छा उद्देश्य रखता है, वो भारत है। अगर नेपाल भूटान को फंडिंग करते हैं तो ये उद्देश्य नहीं है कि नेपाल भूटान को बिल्कुल अपन कंट्रोल में कर लेंगे। हाँ, ये उद्देश्य तो है कि कहीं ना कहीं नेपाल और भूटान हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और ये चीन और पाकिस्तान के चक्कर में नहीं आएंगे। तो चीन का ये जो निवेश है, ये समझ में आया आपको?
इस क्षेत्र में चीन ने क्या किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। चीन ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो वित्त पोषण भी किया है। ठीक है, चीन इरिट्रिया को सहायता दे रहा है। क्लियर हुआ? प्राकृतिक संसाधन, अब इस पे आ जाओ। ठीक है, चीन किस किस चीजों में रुचि रखता है? इथोपिया में सोना मिल रहा है, इथोपिया में लोहा अयस्क मिल रहा है, कीमती पत्थर मिल रहे हैं, रसायन मिल रहे हैं, प्राकृतिक गैस मिल रही है, इन सब में चीन रुचि रखता है। रुचि रखने का मतलब कि आओ इसका कुछ ऐसा करते हैं कि तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, ये तो मतलब हुआ। आओ इसका कुछ ऐसा करते हैं कि तुम भी कमाओ हम भी कमाएं। प्राकृतिक संसाधन जिसके हैं उसका पहला राइट उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन विश्व व्यवस्था ऐसी बन गई कि आप फंडिंग करके किसी का भी शोषण कर सकते हो। दक्षिणी सूडान पेट्रोलियम उत्पादों का एक स्रोत है। दक्षिणी सूडान क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक सोर्स है। 1995 में बीजिंग के शुरुआती प्रवेश जो है वो यहीं पर हुए। दक्षिणी सूडान में चीन का निवेश है। निवेश करना साधारण बात नहीं है। आगे देखिए, समुद्री क्षेत्र में चीन की रुचि, हिंद महासागर में चीन की रुचि। जिबूती में सैनिक अड्डा है। सैन्य अड्डा बगैर मनाए बगैर चीन को चैन नहीं आता है। ठीक है, तो जिबूती में क्या है? चीन का सैन्य अड्डा है। 2022 में चीन ने क्या कहा? इरिट्रिया के तट को विकसित करेंगे। इरिट्रिया के लोगों को क्यों नहीं विकसित कर रहे? ये बात समझ में आई? तट विकसित करेंगे, क्यों ना ऐसा करे कि इरिट्रिया के लोगों को विकसित करे। इरिट्रिया के 1000 लोगों का चयन करके चीन के अंदर मेडिकल शिक्षा दे। ये कर रहे क्या? बात समझ में आ रही है? विकसित करना सबसे स्टेबल डेवलपमेंट कौन सा होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। मनुष्य पे खर्च कर दो, देश अच्छा हो जाएगा। समझ में आया ना? अस्पतालों में निवेश, अस्पताल किसके होंगे? चीन के, मतलब फंडिंग चीन की होगी तो कंट्रोल चीन का होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? बीजिंग में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है ना, बुलाओ इरिट्रिया के और इन देशों को, सूडान उडान को, जो कि हॉर्न से बाहर भी है, लेकिन उनको बुलाओ और अगर कहो जी यहां पढ़ो और फिर अपने देश में जाकर तरक्की करो। ये कर रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तट को विकसित करने में जुट रहा है। अमेरिका ने अनुमान लगाया। अब आपके दिमाग में आएगा जी अमेरिका क्यों अनुमान लगा रहा है इस पूरे चक्कर में? ना अमेरिका हॉर्न में आता है, ना अमेरिका चीन है। अमेरिका ने अनुमान लगाया कि चीन केन्या और तंजानिया में एक और सैन्य अड्डा बनाएगा और इस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति बढ़ेगी। जियोपॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं इसको। भौगोलिक स्थिति विदेश नीति का सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है। इसलिए मैंने जो आपकी करंट की क्लास ली थी उसमें उस पर बड़ा फोकस किया था। और आप देख लो चीन भी क्यों पकड़ रहा है उस चीज को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? बाकी जगह लेस इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे ये स्वेज नहर, ओ मलक्का जल संधि, पूरा यही क्षेत्र है। हाँ, मेटल्स पाए जा रहे और कंट्रोल हो सकता है, परिवहन अच्छे से। अब हाल ही में चीन की परियोजनाएं क्या है? चीन ने अपनी 3 उद्देश्यों पर जोर दिया है। चीन ने 3 उद्देश्यों पर जोर दिया है। महामारी को नियंत्रित करना, चीन अफ्रीका सहयोग मंच फोकाक, इसके जो निष्कर्ष थे, इस पर जो डिसीजंस हुए थे उसको लागू करना, और आधिपत्य की राजनीति से लड़ते हुए सामान्य हितों को बनाए रखना। समझ गए ना? ये उसी तरह से है कि कई लोग समाजवाद के नाम पर पार्टी चलाते हैं भारत में और कहते हैं कि गरीबों का हक देंगे। समझ में आया? उनका खुद का लाइफ स्टाइल कैसा है? समझ में आया? चीन यहां पर क्या कर रहा है? आधिपत्य की राजनीति का विरोध कर रहा है। किसका आधिपत्य? अमेरिका का, है कि नहीं? चीन क्या कह रहा है कि इन पर कौन आधिपत्य जमा रहा है? अमेरिका। हम उसका विरोध करते हैं। विरोध नहीं करते, उसकी जगह पर हम आधिपत्य जमाना चाह रहे हैं। यही तो बात है। क्लियर हुई बात? किसी का मान लो ये आरोप लगे राजन मिश्रा दिलशाद का शोषण कर रहा है और ये बीच में आ जाए, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बचाना, जबकि इसका उद्देश्य कि नहीं, शोषण मैं करूंगा। ये है। और नाम क्या दे रहा है? आधिपत्य का विरोध। और अमेरिका और भारत क्यों सचेत है? चीन की बढ़ती हुई शक्ति दोनों के लिए खतरनाक है। 2021 में फोरम में हॉर्न के पूरे क्षेत्र ने भाग लिया, चारों देशों ने, और 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। पहला, डकार कार्य योजना। दोनों पक्ष चीन और अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास की सराहना करेंगे और
जो इस योजना के अंतर्गत दोनों पक्ष यानी कि हॉर्न के देश और चीन आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। चीन अफ्रीका सहयोग विजन 2035, इनका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देखना आपको, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। कुल मिलाकर क्या देखना है कि चीन और अफ्रीका के साथ में साझा भविष्य और एक समुदाय के रूप में विकसित, कुल मिलाकर चीन इस क्षेत्र पे कंट्रोल करने की राजनीति कर रहा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर चीन अफ्रीकी घोषणा, ये सब दिखावे होते हैं कि आखिरकार बैठे हो तो क्या हासिल करो, किया तुमने ये हासिल किया कि जलवायु परिवर्तन पर हम अफ्रीकन कंटिनेंट के इस पार्ट को सहयोग करेंगे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में। चौथा, फोकाक के 8वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की घोषणा हुई है। फोकाक क्या है? चीन अफ्रीका सहयोग संगठन। ये क्या कहता है? इन दोनों क्षेत्रों, दोनों पक्षों के बीच में महत्वपूर्ण साझेदारी बननी चाहिए और रणनीतिक रूप से इनका विकास होना चाहिए। फोकाक यानी कि ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है हॉर्न के ढांचागत और सामाजिक विकास में चीन की भूमिका को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत का मतलब हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, और सामाजिक विकास में सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इसमें चीन की भूमिका बढ़ाएंगे। मानव विकास क्यों नहीं बोला? माना गया कि सोशल डेवलपमेंट करो तो मानव विकास हो जाता है ना, लेकिन असल मानव विकास कब होता है? जब सीधे उस पर खर्च करो। स्किल डेवलपमेंट, स्किल नहीं दे रहा। टीका, वैक्सीन, ये प्रोवाइड किया जाएगा। सोमालिया को कितने टीके दान में दे दिए इसने? चीन कह रहा है कि हम टीका भी देते हैं उस चीज का जो बीमारी हमने दी है। समझ में आया कि नहीं आया? जो बीमारी हमने दी है उसका टीका भी दे रहे हैं। बैलेंस जरूरी है ना, संतुलन। ये स्थिति है। क्या चीन अपने गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत से हट गया है? चीन ने एक सिद्धांत बनाया था कि वो अन्य महाद्वीपों में या इस क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स की एक खासियत है कि यदि आपके राष्ट्रीय हित आपको कहते हैं कि अब आप सक्षम हो गए हो, सक्षम होने के बाद आप दूसरे देशों के अंदर प्रभाव जमा सकते हो, तो जरूर जमाना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चीन अपने गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत से हट गया है। 60-70 के दशक में चीन क्या बोलता था कि हम इस क्षेत्र के अलावा, चीन वाला जो क्षेत्र, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अलावा किसी की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, भौगोलिक दूरी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि चीन इतना डेवलप हो गया है कि अब वो हस्तक्षेप करने के लायक हो गया है। पहले जब लायक नहीं था तब कहता था हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो करते हैं वो बदमाश है। अब क्या बोल रहा है? हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि बदमाशों से मुक्ति दिलानी है। जो आदमी सेलेक्ट नहीं होता ना, वो कहता है ईमानदारी सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है। फिर वो कहता है कि बेईमानी इसलिए करनी पड़ती, नहीं तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऊपर से नीचे तक सब बेईमान है तो मेरे को बाहर निकाल देंगे, ऑड मैन आउट, काम ही नहीं होगा। 10 लोगों के बीच में से फाइल गुजरनी है, टॉप तक पहुंचेगी, बीच में मैं हूं, इसने आगे बढ़ा दी करप्शन कर करके, मैंने अगर रोक ली तो बेचारे गरीब का काम नहीं होगा यार, इसलिए रिश्वत लेनी पड़ रही है। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति यथार्थवाद पे चलती है। यथार्थवाद का अर्थ हुआ कुछ भी सिद्धांत नहीं है सिवाय इसके कि हमारे राष्ट्रीय हित सबसे इंपॉर्टेंट है, और चीन अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है। चीन क्या कर रहा है? अपने राष्ट्रीय हितों को क्या कर रहा है? साध रहा है। ये चीन इस क्षेत्र के अंतर्गत करने वाला है। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, अवसरवादी नीति कहेंगे, कह सकते हैं। अब भारत के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्या महत्व है? जो महत्व चीन के लिए उतना ही महत्व भारत के लिए। अफ्रीका एक ग्रोइंग इंटरेस्ट रहा है। ग्रोइंग इंटरेस्ट का मतलब हम चाहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से अफ्रीका भारत के लिए एक बढ़ती रुचि का क्षेत्र है। ये सुरक्षा कारण अब तो समझ में आ गए होंगे आपको। सुरक्षा थ्रेट अभी बताया था, सिक्योरिटी थ्रेट। उस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं है? आया ना?
वो पीछे जो बैठे हैं, आप जो स्टूडेंट उसके आगे जो हाँ, चीज समझ में आ रही है? क्या नाम है आपका? अनिकेत। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? तेल उत्पादक क्षेत्र से निकटता है ये क्षेत्र तेल उत्पादक है, भारत की रुचि है। शिपिंग रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिबूती जो है ना, ये दिखने में अटपटा लगता है, लेकिन शिपिंग रूट का चेक पॉइंट है, चोक पॉइंट। चोक पॉइंट का मतलब इसको इग्नोर किए बगैर कोई नहीं निकल सकता, ये चोक कर सकता है कि नहीं? ये उसका चोक पॉइंट का मतलब ये शिपिंग रूट से अड़ा हुआ है। इसकी लोकेशन फिर दिखाऊं क्या? दिमाग में है ना जिबूती कहां था? वो जो मैप फिर दिखाऊं क्या? क्यों, आपको क्या लगता है? मैं फिर से दिखाऊं? कहीं बीच में कहीं चले गए थे क्या वैचारिक रूप से? इसलिए वो बहुत जरूरी है, आप उसको मैप को ध्यान में रखो। ये है भाई, हाँ, ये रहा जिबूती। और ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र कौन सा है? परिवहन रूट है। चोक पॉइंट का मतलब ये रोक सकता है ना सारे के सारे क्षेत्र को। ये ध्यान में रहा ना आपके, तो पूरा खेल। और भू पॉलिटिक्स की वैल्यू क्या है, ये ध्यान में रहा, तो फिर तो था, थी, है, हूं, है। फिर तो करंट की बात है। मैंने आपको क्या बताया? आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? लग सकता है भाई कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, हमको लगता है। इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर बेसिक बात क्लियर है कि वाई चीन इज इंटरेस्टेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इंडिया को उससे क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, और उसका पता लगाने के लिए आपको जियो पॉलिटिकल कारण पता होना चाहिए, और ये मैप क्लियर होना चाहिए चोक पॉइंट कैसे है ये। और एक दो बार देखोगे तो ये मैप क्लियर हो जाएगा कि ये चोक पॉइंट कैसे है। अब चीन की मौजूदगी क्या भारत के लिए चिंता का विषय है? कितने लोग कह रहे कि सर ये पता नहीं? ये बताओ ईमानदारी से, अब आपको क्लियर हुआ? हाँ या ना यार? डर कर तो नहीं बोला हाँ तुमने? ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा? ये किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? हाँ, नहीं 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 सर, खुलेआम लोकतंत्रात्मक तरीके से काम हो सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भारत क्या चाह रहा है? हिंद महासागर में चीन का प्रभुत्व हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा, नौवहन, महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। इसके आगे क्या है ये आपको लिखना चाहिए। कौन सा नौवहन मार्ग है? हिंद महासागर शिपिंग लेन दुनिया के 80% तेल और वैश्विक थोक माल का 1/3 ले जाती है। मतलब जो आपका क्रूड ऑयल है, 1/3 वर्ल्ड का इस मार्ग से घूमता है इधर से उधर। इन जिबूती पर चीन का कंट्रोल, इरिट्रिया पर चीन का कंट्रोल, मतलब इन हॉर्न पर चीन का कंट्रोल। एक खतरनाक स्थिति है क्या? अच्छा, अफ्रीका के जो बेचारे उत्तरी देश है, उत्तरी क्या, ये पश्चिमी है देश, उनके साथ चीन ऐसा क्यों नहीं कर रहा? उन पे दया क्यों नहीं दिखा रहा? वो उस मार्ग में नहीं है जो कि नौवहन मार्ग है। अंडरस्टैंड और नॉट? आगे देखिए, हिंद महासागर के देशों को भी प्रभावित करना चाह रहा है। उस कॉलोनी में जहां आप प्रभावित करना चाहते हो, मकान बनाते हो ना, पहले ले लेते हो ना मकान। एक क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है, आप उस क्षेत्र के निवासी नहीं हो, सबसे पहले वहां क्या करोगे? अपना दफ्तर खोलोगे, वहां जाके रहोगे। ये लो, चीन की कंपनी आएगी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। जहां सेशल्स गए थे, सेशल्स का बताया था मैंने आपको, सेशल्स जैसे द्वीप बड़े महत्वपूर्ण द्वीप है। चीन धीरे धीरे उनसे भी संपर्क करेगा और कहेगा डेवलपमेंट चाहिए क्या, पैसा चाहिए क्या, मेरी जेबों से निकल रहा है। अरे बाहर गिर जाएगा, कोई और उठा लेगा। बात समझे? ठीक है, ये है भारत को खतरा। हिंद महासागर वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाता है। मैंने पूरा एक वो बनाया था, बताया था आपको किस किस द्वीप पर किस किस के अड्डे हैं। और क्या अमेरिका पागल है जो डियोगो गार्सियो को पकड़ा है उसने नीचे आकर? अमेरिका की लोकेशन है वो? नहीं है ना। अमेरिका की राजनीति है प्रभुत्व की, कि यहां बैठ जाओ तो इधर से कोको द्वीप, इधर से अंडमान निकोबार, इधर से अफ्रीका। डियागो गार्सियो की लोकेशन देखी थी आपने? सबसे नीचे थी।
अमेरिका का सैनिक अड्डा, नौसेना अड्डा वहां क्यों है? कि अमेरिका को कोई सुरक्षा थ्रेट है क्या उससे? प्रभाव की राजनीति, जो भारत नहीं करता है। भारत करता है सुरक्षा की राजनीति, शांति की राजनीति। और वो क्यों करता है? मैंने बताया था, कल्चरल डिफरेंस है। बताया था ना कि क्यों करता है? कल्चरल डिफरेंस है। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से दो देशों की नींद डिस्टर्ब हुई है, चीन नहीं, भारत और अमेरिका। भारतीय बात कर रहे हैं कि हमारा तो समझ में आता है, अमेरिका क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, वो इस क्षेत्र के, वो पूरी दुनिया के अंदर अपना प्रभाव रखना चाह रहा है। और दुनिया के अंदर अपना प्रभाव रखोगे तो कोई क्षेत्र आपसे बाहर नहीं रहना चाहिए। ये अफ्रीकी क्षेत्र क्यों आपसे बाहर है? कृष्णा, आप बताना, अगर इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर कंट्रोल अमेरिका खुद कर ले, बहुत अच्छी बात है। चीन कर ले या इंडिया कर ले, तो अमेरिका क्या चाहेगा? कौन कर ले? इन दोनों में से क्यों? वो जानता है कि इंडिया कंट्रोल करेगा, और अगर अपना नौसैनिक अड्डा बना भी लिया तो किसी को नहीं मारेगा। इंडिया इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर एनी नेशन। हम किसी देश के लिए सुरक्षा खतरा नहीं है, लेकिन जो हमारी सैन्य शक्ति है वो अपने को सुरक्षित रखने में है, किसी देश के लिए नहीं है भाई। म्यांमार को कभी खतरा नहीं महसूस होता कि कभी इंडिया हमला कर देगा, कभी नहीं होता। मालदीव को कभी खतरा महसूस नहीं होता। अरे पाकिस्तान को महसूस नहीं होता नहीं कि इंडिया हमला कर देगा। सिचुएशन बनती तब अलग बात है। आज की तारीख में क्या लाहौर में बैठे हुए पाकिस्तान के जो रणनीतिक लोग हैं, क्या वो ये बातें कर रहे होंगे कि इंडिया कभी भी हमला कर सकता है? नहीं। अब बीच में तुम कुछ गड़बड़ी करोगे तो पिटोगे, वो अलग बात है। लेकिन क्या किसी छोटे देश पर इंडिया का ये मत है कि हमको कब्जा कर लेना चाहिए? क्यों नहीं है? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण। एक मिनट। तो भारत को दिक्कत क्या है? हिंद महासागर को प्रभावित कर रहा है। और अगर बुनियादी ढांचे का विकास हो गया तो चीन और क्या क्या कर रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स बताई थी अभी। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में किसका विकास कर रहा है? बंदरगाहों का। क्लियर है? वन बेल्ट वन रोड, ये मैं आपको बताऊंगा। वन बेल्ट वन रोड मतलब चीन एक बना रहा है, एक बेल्ट बना रहा है पूरे वर्ल्ड के। 80 से ज्यादा देशों का विकास करेंगे। चीन से होता हुआ वो बेल्ट पूरी अफ्रीकन कंटिनेंट को, डिजिबूती वगैरह को कवर करता हुआ, डिजिबूती नहीं, जिबूती को कवर करता हुआ वापस वहां जा रहा है। बात करूंगा आपसे वन बेल्ट वन रोड। वो भी क्या है? प्रभाव की राजनीति। और प्रभाव का लाभ क्या होना है? देखिए, अमेरिका को लाभ क्या होता है? अमेरिका की कंपनियों को फायदा होता है। चीन को क्या लाभ चाहिए? कंपनियों का फायदा। चीन की कंपनियों का अगर लाभ हुआ, इकोनॉमिक लाभ, तो चीन की सरकार को लाभ होगा कि नहीं होगा? क्यों? टैक्स वगैरह मिलेगा, ग्रोथ होगी, और उसका उपयोग करके फिर प्रभाव की राजनीति एक साइकिल है। अमेरिका अमीर क्यों है? क्योंकि अमेरिका अमीर है। भारत गरीब क्यों है? क्योंकि भारत गरीब है। एक स्टेटमेंट बोला जाता था, इंडिया गरीब इसलिए क्योंकि इंडिया गरीब है। इसका अर्थ क्या हुआ? गरीबी आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। कोई विकासात्मक काम आप बिना पैसों के, संसाधन के कर सकते हो क्या? कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हो क्या? नहीं ना। और अगर संसाधन है तो आप बड़े से बड़े काम में काम कर लेते हो ना। जीवन खरीदने के अलावा कोई हर चीज खरीदी जा सकती है ना पैसों से। जीवन नहीं खरीद सकते, मनुष्य को नहीं खरीद सकते भाई, वो बात तो है, लेकिन उसके अलावा हर चीज खरीदी जा सकती है ना। आज से 30 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार बैठे बैठे बोल दिया था कि अगर पैसा जेब में रहेगा ना तो अकेले जाके ऑपरेशन करवा लोगे हॉस्पिटल में। उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे तो लोग हंसे थे। आज क्या सिचुएशन है? मरीज के पेशेंट साथ, वो अटेंडेंट साथ जाते हैं ना, तो उनको कहा जाता है कि बस आप रुक जाओ, पेमेंट करो, आपका पेशेंट घर से अच्छा जीवन जिएगा। यहां यही कहा जाता है। अटेंडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, घुसने देते क्या आईसीयू में आपको? नहीं, नीचे एक अटेंडेंट है, उनको केवल कॉल करते जी दवाई ले आओ। और अगर आपने पेमेंट पैसा वैसा कर दे दिया किसी के स्टाफ को कि यार ये 1000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ो, दवाई भी आप ही ले आना, तो लियाएगा। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने पेशेंट को एडमिट करा दिया और वो रात को वहां नहीं सोते। एक बार देखने जाते हैं, पूछने की क्या हाल है इनके, छुट्टी मिलेगी कब, बस। क्यों? क्योंकि संसाधन। तो वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से चीन इन क्षेत्र पर आधिपत्य करना चाह रहा है। अब मैं को ये बताइए, एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है, आ रहा भी होगा, इस हॉर्न के देश के लोगों को
इतनी बातें पता नहीं है क्या? जो बातें ओल्ड राजेंद्र नगर में राजन मिश्रा जानता है, ये अमित जानता है कि नहीं? वो सुदूर पूर्व में बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट जानता है। ये बातें इरिट्रिया को पता नहीं है, उनके नेताओं को पता नहीं है क्या? फिर वो चीन को क्यों कह रहे कि मत आओ? जहांगीर ने जब परमिशन दी तो उसको पता नहीं था कि ये भी हो सकता है कि नहीं? और आपने कुछ उनके नाम सुनोगे नवाबों के, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। वो सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, ऐसे कुछ नाम थे ना उनके, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी वगैरह सुना होगा। तो इनको पता नहीं है क्या? तो अनिल मुझे बताएगा कि फिर भी ये क्यों कह रहे कि हमारे देश में आ जाओ, आ जाओ। पिछड़े में हैं तो समझदार तो खत्म थोड़ी हो गई, पिछड़े में होने से बुद्धि थोड़ी खत्म हो जाती है। हाँ अजर, इन्होंने गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को यथार्थवाद के साथ मिलाकर यूज नहीं किया। ये शीत युद्ध से दूर तो रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन पकड़ में आ गए। और पकड़ में आ गए तो जो डेवलपमेंट भारत ने अपने लेवल पर सबसे सहयोग लेकर, है ना, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, किसी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो भी चाहिए। भारतीयों से लोग पूछते थे कि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, दूसरा आदमी को बोला आपकी बात बिल्कुल सही है, बात तो आप सही कह रहे, बात तो आप सही कह रहे, तीसरे ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कहा बात तो आप ही सही कह रहे। इस तरीके से भारत ने जो 75 साल का डेवलपमेंट किया है, इसी तरह से किया है भाई। अमेरिका भी दोस्त चाहिए, रूस भी दोस्त चाहिए, फ्रांस भी दोस्त चाहिए, जापान भी दोस्त चाहिए, पश्चिम जर्मनी भी दोस्त चाहिए। पूर्वी जर्मनी से भी कहा था कुछ सहायता कर दो, उसने कहा भाई यही नहीं, क्या सहायता करते हैं, हम तो यूएसएसआर के चक्कर में। ये हॉर्न नव उपनिवेशवाद के चक्कर में फंस गया, क्योंकि इसने आजादी के बाद इनके नेतृत्व ने वो डेवलपमेंट करने का विजन नहीं रखा जो होना चाहिए था। तो आज इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? आज इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि किसी ना किसी तरह से हमें आर्थिक सहायता मिले ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्कूल कॉलेज बने। बड़ी पुअर कंडीशन है, गृह युद्ध हो जाते हैं यहाँ। मतलब महामारी का प्रभाव इतना भयंकर होता है अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर, आज भी मलेरिया से लोग मरते हैं वहां, क्योंकि ज्योग्राफी का जो भौगोलिक कंडीशन है वो भी ऐसी है, मौसम ऐसा है, विभिन्न प्रकार की महामारियां वहां से निकलती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जैव विविधता के क्षेत्र है ये। पॉइंट समझ में आ रहा है? उससे उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको उसके साथ जीने के लिए जो इकोसिस्टम होना चाहिए वो इन्होंने डेवलप नहीं किया, वो इन्होंने विकास नहीं किया। और आज इनको ये आवश्यकता है कि कोई ना कोई महाशक्ति जब तक निवेश नहीं करेगी तब तक काम नहीं चलेगा। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ने का रास्ता, इस क्षेत्र में जो भी कुछ होता है वो भारत की सुरक्षा पर खतरा पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को भी इस क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी मदद हो उतना भारत भी किसी ना किसी तरह से इनसे कोशिश बढ़ाए। और इंडिया, याद रखिएगा कि ये जटिल समस्या है, और इस जटिल समस्या में भारत क्या करे? पूर्वी अफ्रीका की सरकारें, पूर्वी अफ्रीका ये है कहां? ये कहां है? उत्तर पूर्व, हाँ ये पूर्व में है कि नहीं है अफ्रीका के? ये पूरा एरिया, हॉर्न का एरिया कहां है? अफ्रीका के पूर्व में है ना, पश्चिम तो उधर होता है कि नहीं? अफ्रीकी संघ और अन्य संबंधित लोगों के साथ गहराई से चर्चा करें और भारत अधिक सक्रिय होकर इसके समाधान में सार्थक योगदान दे। लेकिन हम क्या करेंगे? उनको क्या कहेंगे? विकास मत करो। उनको ये समझाएंगे कि आपका नव उपनिवेशवाद में फंस जाओगे। और एक और बात, लास्ट बात इस टॉपिक से संबंधित, ये हॉर्न के कंट्रीज भी चाहते हैं कि अगर इंडिया के सहयोग से डेवलपमेंट हो तो बेटर है। क्यों? इंडिया कभी इनका बुरा नहीं चाहेगा। इंडिया क्रूर राष्ट्र नहीं है कि नहीं? लेकिन फिलहाल चीन जो है वो इन पर आधिपत्य जमाया हुआ है।